साथियों, चुनाव का माहौल है। सारी पार्टियां, सारे नेता आप लोगों के बीच में आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और आपका वोट लेने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में चुनाव कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। 70 साल में कई बार चुनाव आए। कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिका चुनाव आए, कभी जिला पंचायत के चुनाव आए। हर बार हम लोगों ने चुनाव में वोट दिया और इसीलिए वोट दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हर बार वोट देते हैं और चुनाव होने के बाद हमारी समस्याएं कम नहीं होती, बढ़ जाती है। इसके दो कारण हैं। या हम गलत लोग वोट करते हैं या गलत लोग हमारे वोट नहीं देते हैं। अगर हम गलत लोगों को वोट करते हैं तो हमारी समस्याओं के हम खुद जिम्मेवार हैं, और गलत लोग हमारे वोट ले लेते हैं और हम उनके झांसे में फंस जाते हैं, तब भी हम जिम्मेवार है हमारी समस्याओं के लिए। और ऐसा ही चलता रहा तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए तबाह करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आप जिम्मेवार हो। कोई पार्टी नेता जिम्मेवार नहीं है। आपके समर्थन से वो लोग सत्यानाश करते हैं। अगर समर्थन देना बंद कर दो फिर उनकी औकात है क्या आपका सत्यानाश करने की? साथियों, जो समस्याएं गुलाम भारत में नहीं थी वो समस्या पैदा हो गई। 70 साल पहले जो समस्याएं नहीं थी, अंग्रेजों के समय समस्या नहीं थी, वो समस्या आज पैदा हो गई है। अंग्रेजों के समय आतंकवाद नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों के समय नक्सलवाद नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों के समय 29 करोड़ भुखमरी के शिकार नहीं थे। अंग्रेजों के समय 9 लाख बच्चे मां की पेट में नहीं मरते थे। अंग्रेजों के समय 12 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों में नहीं सड़ते थे। अंग्रेजों के समय 7 करोड़ पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं घूमते थे। आप कहोगे संख्या बढ़ गई ना, जनसंख्या बढ़ गई तो बजट भी तो बढ़ गया। 3,750 करोड़ से 24,00,000 करोड़ का बजट भी तो बढ़ गया। वो लोग जो लोग आपकी समस्याएं पैदा करते हैं वो पैदा इसीलिए करते हैं ताकि आपको मजबूर किया जाए और आपके वोट खरीदे जाए। इस देश में और SC/ST को 1950 में आरक्षण मिल गया और पिछड़े वर्ग को 42 साल इंतजार करना पड़ा। 16 नवंबर 1992 तक OBC पिछड़े वर्ग को इंतजार करना पड़ा। 42 साल इंतजार करना पड़ा। और सबों को आरक्षण चाहिए तो 36 घंटे में मिल जाता है। पिछड़ों को इंतजार करना पड़ता है 42 साल। और 25 साल मंडल लागू होने के बाद अमल नहीं हो रहा है और उनका 1 महीने के अंदर अमल होना शुरू हो जाता है। ये चल रहा है इस देश में। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए, एक उनका विद्रोह को दबाने के लिए संघ परिवार और बीजेपी ने कहा आपके आदमी को हम पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री देते हैं। आपके आदमी को प्रधानमंत्री और हमारे लोग खुश हुए, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। और नरेंद्र मोदी भी चुनाव 2014 में कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं और वोट लिया पिछड़े लोगों का और बाद में उनके साथ धोखेबाजी हुई। और जो कहा
उसका बिल्कुल विरोध किया, उसके विरोध में ही काम किया है। जिसने जो वादे किए उसके विरोध में उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा देश बेचने नहीं दूंगा और बाद में दिल्ली का लाल किला गिरवी रख दिया 5 करोड़ में, जब सालाना 18 करोड़ की उसकी इनकम है। उन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई कम होगी, 4 गुना बढ़ गई। 100 गुना महंगाई कम हो जाएगी, वोट दो, 4 गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया के आपके अकाउंट में आ जाएगा और नोटबंदी के वक्त जो था वो भी छीन लिया। जो कहा बिल्कुल उसके विरोध में काम किया है। उन्होंने कहा किसानों को 2 गुना लागत मिलेगी और मध्य प्रदेश की सड़कों पर किसान आंदोलन करते हैं तो गोलियों से भुना जाता है। दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन करते हैं तो लाठियों से मारा जाता है। उन्होंने कहा मेरा 56 इंच का सीना है और आजकल कहते हैं मेरी जान को नक्सलाइट लोगों से खतरा है। अजीब बात है भाई, 56 इंच का सीना है। 56 इंच के सीने वाला कह रहा है मेरी जान को खतरा है। अरे देश का प्रधानमंत्री हो, अगर आप कह रहे हो मेरी जान को खतरा है तो सामान्य नागरिकों को कहां से सुरक्षा दोगे आप? और वो 56 इंच के सीने वाले नहीं, जब रोहित वेमुला की हत्या हुई नहीं बोला 56 इंच के सीने वाले ने, जब अखलाक की हत्या हुई नहीं बोला 56 इंच के सीने वालों ने, और संविधान को सरेआम चौराहे पर जलाया गया 56 इंच के सीने वाले ने नहीं बोला। और मैं देश का चौकीदार हूं और बाद में चौकीदार को नींद आ गई। विजय माल्या चला गया 9,000 करोड़ लेकर, नीरव मोदी लेकर गया 11,000 करोड़। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में अगर चौकीदार रहते हुए चोरी हो जाए 1 बार 2 बार 3 बार तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना। 2019 के चुनाव में इस चौकीदार को बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में इस चौकीदार को बदलना जरूरी है। जो करोड़ रुपयों का वादा किया, अरे इस देश में 35 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 12 लाख बच्चे 35 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 65 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। 1 करोड़ नया रोजगार चाहिए, जो था उसको खत्म कर दिया, हमारा एजुकेशन खत्म कर दिया। आज डॉक्टर बनाना हो आपके बच्चों को 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़, क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया है? इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए, क्या आपके पास 50 लाख रुपया है बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए? ये पढ़ने वाला कम होने वाला नहीं है। और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ऑर्डर लिया। 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ इस देश में। 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ इस देश में। और पिछले साल 38,000 बलात्कार हुआ है। 19,000 नाबालिग बच्चियों के ऊपर बलात्कार हुआ है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की, 6 साल की, असीफा से लेकर बिहार तक देखो, उन्नाव तक देखो, 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है। और महिला सुरक्षा के लिए निर्भया योजना में कितना लगा? 5,000 करोड़ और खर्च कितना किया? 40%, अर्थात 2,000 करोड़। गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ और महिला की सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहा हूं मैं, सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, मेरे आंकड़े नहीं है। 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या कर दिया इस देश में। किसानों के लिए कहते हैं कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। 12,60,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। और 3 साल में उद्योगपतियों का 17,15,000 करोड़ कर्ज माफ करने के लिए पैसा है। इस देश में आपका और भी सत्यानाश होने वाला है। अभी भी आप नहीं संभलोगे, अपने बच्चों को नहीं संभालोगे
आपका एजुकेशन खत्म हो गया, आपकी नौकरियां खत्म हो गई, आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, आपका रोजगार खत्म हो गया, आपकी जमीनें खत्म हो रही है। टाटा बिरला अंबानी को 1 रुपया मीटर में जमीन मिलती है, आपको मिलने वाली है क्या? इस सारी समस्या का मूल कारण है उन्हें अभी आपके वोटों की जरूरत नहीं है। आजकल ईवीएम मशीनें आ गई है, ईवीएम मशीनें आ गई है, और जिस देश में जिन देशों में ईवीएम बनाया गया वो देश ईवीएम को लागू नहीं करता है। जापान ईवीएम नहीं चलाता, बैलेट पेपर चलाता है। फ्रांस में बैलेट पेपर है, जर्मन में बैलेट पेपर है, इंडोनेशिया में बैलेट पेपर है, यूक्रेन में बैलेट पेपर है, कैलिफोर्निया में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है, चाइना में बैलेट पेपर है, और आपके बगल में पाकिस्तान है, वहां भी बैलेट पेपर है। ईवीएम मशीन नहीं है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उन्होंने कहा इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, और भारत की सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को कह दिया कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसमें वीवीपैट इसमें पर्ची लगाना चाहिए। 2014 का चुनाव बगैर पर्ची के हो गया, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माना गया, अलग अलग राज्यों में बगैर पर्ची के चुनाव हो गया। वोट की चोरी करना आसान है, आसान है वोट की चोरी करना। ये मोबाइल है, आप लोगों के पास भी होगा, आपने किसी का नंबर कॉल डायवर्ट पर रखा हुआ है, वो आदमी कितनी बार भी कॉल करे घंटी कहां बजेगी? जिस नंबर पर डायवर्ट किया वहां बजेगी। 10 बार घंटी करोगे वहीं बजेगी। नंबर आप इधर का मिला है, उसके पास नहीं है। 100 बार कॉल करोगे वहीं घंटी बजेगी, 1000 बार कॉल करोगे वहीं घंटी बजेगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, और ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अगर आपका वोट ट्रांसफर हो, आपका कॉल डायवर्ट हो सकता है, तो आपका वोट डायवर्ट नहीं हो सकता क्या? अरे जिन लोगों ने एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीनों को बंद कर दिया था, 4,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। याद करो नोटबंदी के वक्त आप एटीएम कार्ड दिल्ली लेके जाते, लखनऊ लेके जाते, बॉम्बे, सत्ता में 4,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। जो लोग 2,17,000 मशीन एक दिन में एटीएम मशीनों ने बंद कर दिया, फिक्स कर दिया, नोट कितना निकलेगा वो ईवीएम में फिक्स नहीं कर सकते। वोट कितना निकलेगा? आपके वोटों की चोरी हो रही है, इस देश में मनुस्मृति दोबारा लागू हो रही है। आपका एजुकेशन खत्म, आपकी संपत्ति खत्म, नौकरियां खत्म, जमीनें खत्म, रोजगार खत्म, और वोट का अधिकार सबका का था वो भी छीन लिया गया। दोबारा मनुस्मृति देश में लागू होने जा रही है, तीनों अधिकार आपके छीने गए हैं, और ईवीएम ने मुसलमानों का ज्यादा नुकसान किया है। 16 साल में 19 राज्यों में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। गुजरात में नहीं बना, हरियाणा गुजरात में नहीं बना, राजस्थान में नहीं बना, हरियाणा में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना, चंडीगढ़ में नहीं बना, हिमाचल में नहीं बना, उत्तराखंड में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, छत्तीसगढ़ में नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना, गोवा में नहीं बना। एक भी मुस्लिम 16 साल में सांसद नहीं बना। जहां मुसलमानों की आबादी है, मुरादाबाद में 45% मुस्लिम है, रामपुर में 60% मुस्लिम है, वहां भी बीजेपी सीटें ले जा रही है। ईवीएम का कमाल है, इस ईवीएम का कमाल है। और हमें कहते हैं, चुनाव आयोग क्या कहता है, क्या वापस पुराने युग में जाएंगे? दुनिया चांद पर पहुंच रही है, आप पुराने युग में जाओगे? अरे आप चांद पर पहुंचे नहीं हो। 1962 में अमेरिका नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच गया, वहां भी बैलेट पेपर है, आप पहुंचे नहीं हो अभी। आपको जापान की बुलेट चाहिए, आपको फ्रांस का राफेल चाहिए, आपको चाइना की सरदार पटेल की स्टेच्यू चाहिए, वहां का बैलेट पेपर नहीं चाहिए। और टेक्नोलॉजी में भारत से कई गुना आगे है फ्रांस, जापान, जर्मनी,
वहां पहले पेपर है। हमें अखबारों के माध्यम से गुमराह किया जाता है कि पुराने युग में वापस लेके जाना चाहते हैं। तो वो लोग पुराने युग में क्या, भारत से कई गुना विकसित देश है, वो पुराने युग में रह रहे क्या? इस देश में ईवीएम का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और अभी भी वही जुगत में लगे हुए हैं। और हमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आजकल नया मैटर आ गया, ये सारे अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। एजुकेशन से लेकर, रोजगार से लेकर, आरक्षण से लेकर छीने जा रहे हैं, वोट से लेकर। और हमें कहते हैं कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, कर वापसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर हमें कहते हैं मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। तो इस 70 साल में मुसलमानों ने भारत पर राज किया क्या? नीतियां मुसलमानों ने बनाई क्या? अरे मुसलमानों का सत्यानाश हो गया है। जो मुस्लिम 33% नौकरियों में था, अभी 1% है। और सच्चर कमीशन का रिकॉर्ड है, 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा। स्कूलों के दरवाजे तक अधिकारी कहां से बनने वाले हैं? हमें कह रहे कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। मुस्लिम आपके दुश्मन नहीं है। जो लोग संविधान विरोधी नीतियां बनाते हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, संविधान को जला रहे हैं, वही असली तुम्हारे दुश्मन है। याद रखना, मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। संविधान को खत्म कर रहे हैं, वही हमारे दुश्मन है। भारत संविधान के आधार पर चलता है, लोकतंत्र संविधान के आधार पर चल रहा है। और आजकल बीजेपी को परास्त करने के लिए नए तरीके अपनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमने गठबंधन बना लिया, सपा बसपा ने गठबंधन बना लिया। काहे को बनाया? बीजेपी को हरवाने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका गठबंधन मजबूत है, अगर आपका गठबंधन मजबूत है, तो ईवीएम के मुद्दे पर सड़कों पर क्यों आंदोलन नहीं करते हो? कौन सी बात से कर रहे हो? अगर नहीं करोगे क्या होगा बता देता हूं मैं। अरे आप उनको साथी दिमाग वालों को जानते नहीं हो। वो क्या करेंगे? आप गठबंधन को 30-40 सीटें दे देंगे और वो 30-40 सीटें भारत के अलग अलग राज्यों से 1-1, 2-2 सीटें करकर बीजेपी द्वारा सरकार बना लेगी। आपकी सीटें तो मिल जाएगी, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? सीटें आपको कुछ मिल सकती है, लेकिन बीजेपी हर राज्य से 1-2 सीटें निकालकर और सरकार बना लेगी। आपने मॉल कॉम्प्लेक्स देखा है? बिग बाजार में गए हो कभी? किस चीजों पर भारी छूट होती है मालूम है? और दूसरी चीजों पर बढ़ोतरी हो जाती है, दूसरी साइड से निकाल देते हैं। वो अपना नुकसान नहीं करते। उसी तरह आपके सीटें दे देंगे और अन्य राज्यों में सीटें ले लेंगे और आप ईवीएम के मुद्दे पर बोलोगे नहीं कि नहीं हमारे सीटें में ईवीएम होता तो हमको कहां से मिलती। आप उनको नहीं जानते हो, आप उनको नहीं जानते हो कितने सादे दिमाग के लोग हैं। इस आरएसएस के षड्यंत्र को आप नहीं पहचान सकते हो। और आरएसएस के षड्यंत्र को भारत में अगर कोई पहचानने वाला है तो केवल मात्र वामसेव संगठन है। याद रखना है, वामसेव संगठन है। जो होने वाला है वो मैं अभी से बोल रहा हूं, ये होगा और आपके भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे गवाकर संविधान बनाया था, खत्म हो जाएगा। अगर आपका गठबंधन मजबूत है, आप ईवीएम का मुद्दा उठाओ। अगर नहीं उठा सकते हो तो एक काम करो, इस देश में ईवीएम के ऊपर 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान हुआ, उन्होंने सांसद ने किया है, तो कम से कम समर्थन तो कर दो। उसमें भी डर लग रहा है क्या? उसमें भी डर लग रहा है। आप कह रहे हो हमें बीजेपी को हरवाना है, गठबंधन को। मैं कहना चाहता हूं, अरे आरएसएस का मोहन भागवत कहता है सवर्णों को 10% आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। आरएसएस कह रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, बीजेपी कह रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और पासवान कह रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, अठौले कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, अखिलेश यादव कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और बहन मायावती कह रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो
आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा और आपका एजेंडा एक क्यों हो गया? क्यों हो गया भाई? तो आरएसएस कह रहा है होना चाहिए, आप ही कह रहे होना चाहिए। इस समय आरक्षण के विरोध में, आर्थिक आधार के विरोध में, आर्थिक आरक्षण के नाम पर आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 घंटे बहस किया था। 6 घंटे अपराध किया था। बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा जानकार हो क्या? इसलिए मैं किसी जाति विरोध का नहीं हूं। मैं खुलेआम कहता हूं 10% आर्थिक आधार का खुलेआम विरोध करेंगे। और हमारा मुद्दा क्या है? इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। मामला ही खत्म हो जाएगा ना। जिसकी जितनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। किसानों को बचाने के लिए जिस तरह रेल मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय भारत में खुलना चाहिए। कितना बजट आप किसानों के ऊपर लगा रहे हो? बताओ, हर साल का बजट बताओ। रेल मंत्रालय का तो अलग बजट है, किसानों के लिए कृषि मंत्रालय का अलग बजट क्यों नहीं हो सकता? और आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं समय अभाव में, क्योंकि परमिशन हमको 4-4:15 बजे तक थी। प्रशासन के माध्यम से हम लेट हुए, इसलिए आधा घंटा और लेट हो गए। और ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा है, अगर कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठाएगी तो मैं खुलेआम कहता हूं हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये सारे जो मुद्दे बताए हुए वो हम लोग भारत की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी जो मुद्दे उठाएगी 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख कर देंगे। हम 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर मैनिफेस्टो होगा कि अगर हमने आपका वोट लिया इन मुद्दों पर और हमने आपके साथ विश्वासघात किया तो आप हमको कोर्ट में घसीटो। इन्होंने इस मुद्दे पर हमारा वोट लिया था। और अन्य पार्टियां आपके पास आ रही है तो उनको भी बोलो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हमको लिख कर दो। 400 रुपए के स्टैंप पेपर पर जो कह रहे हो करोगे, 16 में कहा था नहीं किया, अब 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लाओ। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है। 2019 का चुनाव भारतीय संविधान को बचाने का है। 2019 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र को बचाने का है। 2019 का चुनाव प्रजातंत्र को बचाने का है। 2019 का चुनाव भारत के भविष्य को बचाने का है। और 2019 का चुनाव ये चुनाव आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया वो चुनाव में पैसा बंटवाते हैं। एक वोट का 500 रुपया भी मिलेगा और हमारे लोग खुश हो जाते हैं। बटन दबाया और 500 मिल रहा है ना। अरे तो साल में 5 साल में एक ही बार मिलेगा ना। 12 महीने का 100 रुपया, महीने का 8 रुपया, रोज का 25 पैसा। भिखारी 25 पैसा लेता है क्या? हमारे लोग 25 पैसे में वोट देकर आ जाते, उनको मालिक बनाते हैं। और 500 तो ज्यादा बता दिया मैंने। आज का वोट चल रहा है क्या? इधर क्या बोलते हो? बहुआ क्या कीमत है? पीने वाला आदमी बताए भाई क्या कीमत है? 70 रुपया। अरे 5 साल में 70 रुपये की वजह से तुम उन्हें राजा बनाते हो, मालिक बनाते हो। एक बार शराब पिलाइए, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, याद रखना। 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। और दोबारा जब जाओगे उनके पास कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारा काम क्यों नहीं करते हो, तो चुना हुआ सांसद क्या कहेगा? आपने वोट दिया था क्या मुफ्त में दिया था? क्या पैसा नहीं दिया था? आपके मुंह पर बोलेगा आपने वोट दिया था तो क्या मुफ्त में दिया था? पैसा नहीं दिया था? आपके घर में 5 लोग होंगे, 1000 करके 5000 रुपये देंगे। मैं यहां महिला को पूछना चाहता हूं, इज्जत प्यारी होती है पैसा? इज्जत प्यारी होती है पैसा?
अगर आप पैसे में वोट बेचते हो, 5,000 रुपया भी परिवार को मिलेगा, तो उन 5 लोगों में आपकी माँ भी है, उन 5 लोगों में आपकी बीवी भी है, उन 5 लोगों में आपकी बेटी भी है, उन 5 लोगों में आपकी बहन भी है। क्या पैसे के लिए बहन बेटियों का सौदा करेंगे हम लोग? वोट बेचने का मतलब अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना, याद रखना। वोट बेचने का मतलब अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना है। इसलिए लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, अपना वोट कभी मत बेचना, वोट कभी मत बेचना। और उनको कहना कि जो बातें उठा रहे हो 100 रुपये के स्टेट पेपर पर लिखकर लो, लिखकर लाओ, हम आपको वोट देंगे, लेकिन 100 रुपये के स्टेट पेपर लाओ मैनिफेस्टो। लड़ाई आपने कहा, एक बार फिर पूछता हूं, लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? सहयोग करोगे, समर्थन करोगे? तो इतना ही करना है कि यहां से आने के बाद कम से कम 25 परिवारों तक इस संदेश को पहुंचाओगे। इतनी आपसे अपेक्षा कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना है, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुनस। बोल 50 माननीय रियल मातम साहब संघर्ष करो। बैठे रहो अभी बैठे रहो समापन के लिए माननीय बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अभी योगेंद्र सिंह गुर्जर प्रदेश राष्ट्रीय किसान मोर्चा, उनसे कहूंगा कि वो आज की सभा का समापन करें। राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप दूर से चल के यहाँ रैली करवाना है। रैली तो गांधी पार्क में हो रही थी, लेकिन आज जाना चल रही है रैली का वो करना पड़ा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मौजवादी। बोल 50 मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। माननीय रियल मातम साहब, माननीय रियल मातम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, सभी लोग अपने अपने वाहन के पास में बहुत ही शालीनता के साथ में पहुंचेंगे और जिनके वाहन दूर खड़े हुए हैं वो अपने वाहन को